हेलो फ्यूचर ऑफिसर, राधे राधे। आप सभी लोगों का स्वागत है शिखर सिविल सर्विसेज हब में। तो आज हमें पढ़ना है फिर से प्रेसिडेंट के बारे में। आप लोग सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति को हम लोगों ने काफी ज्यादा पढ़ लिया, लेकिन नहीं, अभी सारे आर्टिकल राष्ट्रपति से संबंधित कवर नहीं हुए हैं। तो सारे आर्टिकल हम एक साथ कर लेंगे तो रिवीजन करना आसान होगा। तो पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले उसको रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था आर्टिकल 72 के बारे में। आर्टिकल 72 में क्या है, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। कौन कौन सी है, लघुकरण, परिहार, विराम, प्रविलंबन और क्षमा। उसके बाद हमने बताया था आर्टिकल 74 के बारे में। आर्टिकल 74 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 74 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने के लिए और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। और राष्ट्रपति को क्या करना होगा, मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करना होगा। इसमें हमने 2 संशोधन पढ़ा था, 42वां संविधान संशोधन, जिसके तहत क्या किया गया था, राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए पूरी तरीके से क्या कर दिया गया था, बाध्य कर दिया गया था। लेकिन फिर किया गया 44वां संविधान संशोधन 1978, और इसमें राष्ट्रपति को क्या दिया गया, एक बार शक्ति दी गई कि वो किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, आर्टिकल 80 के बारे में पढ़ा था। आर्टिकल 80 में क्या है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो 12 सदस्यों का राज्यसभा में क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। वो किस क्षेत्र से आएंगे, कला से आएंगे, विज्ञान से आएंगे, साहित्य से आएंगे, यानी कि इन क्षेत्रों के विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया जाएगा ताकि कानून को और भी ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 85। आर्टिकल 85 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 85 में बताया गया है संसद के सत्र के बारे में। उसके बाद हमने पढ़ा था आर्टिकल 87। आर्टिकल 87 में क्या है, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है, और इसे कौन तैयार करता है, तो मंत्रिपरिषद के द्वारा ये तैयार किया जाता है। और इसे कौन तैयार करता है, तो इसे मंत्रिपरिषद के द्वारा तैयार किया जाता है। और राष्ट्रपति कब कब संबोधित करते हैं, तो 2 बार करते हैं। पहला, नई लोकसभा के गठन के बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों को एक साथ संबोधित करते हैं, और दूसरा, हर साल की जब पहला सत्र बैठता है तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। और इसमें राष्ट्रपति क्या बताते हैं, राष्ट्रपति सरकार के कार्यों के बारे में, सरकार की नीतियों के बारे में, और आने वाले साल में सरकार क्या क्या करेगी उन कार्यों के बारे में बताते हैं। इसीलिए इस अभिभाषण को कौन तैयार करता है, मंत्रिपरिषद तैयार करती है। तो चलिए, अब हमने पिछली क्लास का रिवीजन कर लिया है, अब आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या पढ़ना है, अभी हमें पढ़ना है आर्टिकल 108। राष्ट्रपति तो सबसे पहले हम किस आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं, आर्टिकल 108। आर्टिकल 108 में क्या बताया गया है, संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है, आर्टिकल 108। एक मिनट बस रुक जाइए। आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में क्या बताया गया है, संयुक्त अधिवेशन। तो सवाल सबसे पहले ये उठता है कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति की विधायी शक्ति के तहत क्या है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। तो राष्ट्रपति, अब ये सवाल उठता है कि राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते क्यों हैं, आखिर क्यों जरूरत पड़ती है संयुक्त अधिवेशन की, जब अलग अलग होता ही है। तो संयुक्त अधिवेशन की जरूरत इसलिए पड़ती है कि जब साधारण विधेयक को लेके या वित्त विधेयक को लेके दोनों सदनों के मध्य टकराव होता है,
उस टकराव को कम करने के लिए, उस टकराव को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत क्या किया जाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। यानी कि इसका अर्थ निकला कि सभी विधेयक के प्रति संयुक्त अधिवेशन को नहीं बुला सकते हैं। तो किस किस विधेयक के प्रति नहीं बुला सकते हैं, तो धन विधेयक के प्रति नहीं बुलाया जा सकता है, और संविधान संशोधन विधेयक के प्रति भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता है। अब आपका सवाल ये होगा कि आखिर धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन क्यों नहीं बुलाया जाता है, तो ये भी समझते हैं। पहले समझते हैं धन विधेयक। धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन क्यों नहीं बुलाया जाता है, क्योंकि धन विधेयक के लिए राज्यसभा के पास शक्ति ही नहीं है। राज्यसभा ना तो धन विधेयक को वापस भेज सकती है, ना तो उसे अस्वीकार कर सकती है, और ना ही उसमें संशोधन कर सकती है। धन विधेयक के लिए राज्यसभा के पास कितनी शक्ति है, बस 14 दिनों की विलंबकारी शक्ति है। यानी कि राज्यसभा केवल 14 दिनों तक ही रोक सकती है, और अगर किसी संशोधन करना चाहती है तो वो सिर्फ संशोधन की सिफारिश कर सकती है। लोकसभा माने या ना माने ये लोकसभा के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन राज्यसभा के पास ये शक्ति नहीं है कि राज्यसभा क्या करे, धन विधेयक में संशोधन कर दे। इसीलिए जब राज्यसभा के पास शक्ति है ही नहीं, इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, धन विधेयक के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अब आते हैं दूसरे पे, संविधान संशोधन विधेयक के लिए क्यों नहीं बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। तो देखिए, हमारे संविधान में ही ये कहा गया है कि अगर किसी भी एक सदन के से संविधान संशोधन विधेयक पारित होकर दूसरे सदन में जाता है और दूसरा सदन क्या करता है, उसे अस्वीकार कर देता है, तो वो विधेयक वहीं पे समाप्त हो जाता है। इसीलिए संविधान संशोधन विधेयक के लिए भी संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। तो सबसे पहले इतना लिख लेते हैं, उसके बाद आगे समझते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 108 के तहत क्या है, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। कौन बुलाता है, तो आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, अच्छा क्यों बुलाते हैं, तो देखिए क्यों बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं, क्यों बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन, तो जब कभी साधारण विधेयक, याद रखिएगा ये पूछ लेता है कि किस किस विधेयक के प्रति संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, तो कौन कौन सा विधेयक, जब कभी भी साधारण विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर दोनों सदनों यानी कि कौन कौन सा, लोकसभा और राज्यसभा में टकराव होता है, तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। जब कभी साधारण विधेयक को लेके और वित्त विधेयक को लेके दोनों सदनों के बीच टकराव की स्थिति होती है, तब क्या किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। अच्छा,
किस विधेयक के प्रति नहीं बुलाया जा सकता है? तो देखिए यहाँ पे लिखिए धन विधेयक, और संविधान संशोधन विधेयक। के लिए संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। क्यों नहीं बुलाया जाता है? तो ये आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद समझते हैं कि क्यों नहीं बुलाया जाता है। चलिए अब इसको देते हैं हटा। चलिए अब इसको देते हैं हटा। देखिए धन विधेयक के लिए क्या कहते हैं, संयुक्त अधिवेशन क्यों नहीं बुलाया जाता है? धन विधेयक के लिए इसलिए नहीं बुलाया जाता है कि धन विधेयक को लेके विधेयक को लेकर धन विधेयक को राज्यसभा ना तो अस्वीकार कर सकती है, ना तो अस्वीकार कर सकती है, ना संशोधन कर सकती है, ना संशोधन कर सकती है, और ना तो संशोधन कर सकती है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा के पास, राज्यसभा के पास केवल 14 की क्या है, विलंबकारी शक्ति है, विलंब क्या है, विलंबकारी शक्ति है। धन विधेयक को लेकर राज्यसभा ना तो उसको संशोधित कर सकती है और ना ही उसको अस्वीकार कर सकती है। तो क्या हो सकता है, राज्यसभा के पास केवल 14 दिन की विलंबकारी शक्ति है, उसके बाद ये लोकसभा के पास वापस जाना ही जाना है, राज्यसभा उसको पास करे या ना करे। अब दूसरा है संविधान संशोधन विधेयक को लेके। संविधान संशोधन विधेयक, ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा कि संविधान संशोधन विधेयक
एक सदन से पारित होने के बाद, एक सदन से पारित होने के बाद अगर दूसरा सदन, अगर दूसरा सदन क्या कर दे, विधेयक को अस्वीकार कर दे, विधेयक को अस्वीकार कर दे, अस्वीकार कर दे, तो विधेयक क्या हो जाता है, विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है, विधेयक वहीं समाप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या है, संविधान संशोधन विधेयक अगर एक सभा से पारित किया गया और दूसरी सभा, यानी कि मान लीजिए अगर इसे लोकसभा से पारित कर दिया गया है और राज्यसभा ने संविधान संशोधन विधेयक को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया, तो क्या होगा, वो संविधान संशोधन विधेयक वहीं समाप्त हो जाएगा। इसीलिए इसके लिए भी संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। और धन विधेयक के पास, राज्यसभा के पास केवल कितने दिनों की शक्ति है, 14 दिनों की विलंबकारी शक्ति है। इसलिए भी धन विधेयक के लिए धन विधेयक के लिए क्या किया जाता है, संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। तो इसे भी लिख लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए अब किस पे आते हैं, अब बढ़ते हैं आगे। ये हो गया होगा ना। देखिए अब कार्यवाही के बारे में देख लेते हैं। कार्यवाही का क्या मतलब है कि धन जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है तो उसकी जो कार्यवाहियां होती है, यानी कि जो नियम वहां पे लागू किए जाते हैं, वो किस सभा के लागू किए जाते हैं, लोकसभा के या राज्यसभा के। यानी कि संयुक्त अधिवेशन की जो भी कार्यवाही होती है वो किस सदन के हिसाब से होती है, तो वो होती है लोकसभा के हिसाब से। यानी कि संयुक्त अधिवेशन में जो भी कार्य किए जाएंगे वो लोकसभा के नियमों के अनुसार किए जाएंगे, राज्यसभा के नियम के अनुसार नहीं, लोकसभा के नियम के अनुसार किए जाते हैं। और क्या है, बार बार धन विधेयक याद आ रहा है मुझे। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी लोकसभा के स्पीकर करते हैं। और उनकी, अगर वो मौजूद नहीं है तब कौन करता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर वो भी मौजूद नहीं है फिर कौन करता है, तो उसके बाद करते हैं राज्यसभा के उपसभापति। तो आपके मन में सवाल ये तो आएगा ही कि राज्यसभा के उपसभापति क्यों करते हैं, राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं करते हैं। तो राज्यसभा के सभापति इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो सदन के सदस्य ही नहीं होते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। क्या, फिर से सुनिए। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता सबसे पहले कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगर लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हैं तब कौन करेगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष करेंगे। और मान लीजिए लोकसभा के अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, तब कौन करेगा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, तब करेंगे राज्यसभा के उपसभापति। तो राज्यसभा के उपसभापति अगर करेंगे तो राज्यसभा के सभापति क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति जो होते हैं वो सदन के सदस्य ही नहीं होते हैं, इसीलिए राज्यसभा के सभापति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते हैं। और संयुक्त अधिवेशन की में जो भी कार्यवाहियां होती हैं, जो भी नियम लागू होते हैं, वो किस सदन के लागू होते हैं, तो लोकसभा के लागू होते हैं। और कई बार लोग आलोचना करते हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि यहाँ लोकसभा क्या होती है, बहुमत में रहती है। क्यों,
क्योंकि लोकसभा में संख्या बल अधिक है राज्यसभा की तुलना में। लोकसभा में कितने सदस्य हैं? 500 प्लस हैं, और राज्यसभा में कितने हैं? 200 प्लस हैं। तो क्या है, राज्यसभा के 2 गुना है लोकसभा में, इसीलिए क्या है, लोकसभा वहां लोकसभा का बहुमत ज्यादा रहता है। और उसके बाद कैसे इसे पारित किया जाता है? तो साधारण विधेयक से पारित किया जाता है, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से अधिक। इसी तरह विधेयक को पारित किया जाता है, इसीलिए इसकी कुछ लोग आलोचना भी करते हैं। तो चलिए अब इसे लिखकर समझ लेते हैं। क्या है? सबसे पहले कार्यवाही, संयुक्त अधिवेशन की संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही कैसे होती? तो देखिए कैसे होती है संयुक्त अधिवेशन की कार्यवाही। तो कैसे होती है, जब कभी भी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, जब कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसकी कार्यवाही उसकी कार्यवाही लोकसभा के नियमों के अनुसार होगी। किसके अनुसार होगी? लोकसभा के नियम के अनुसार होगी, नियम के अनुसार होगी। ठीक। और दूसरा क्या है? विधेयक को साधारण बहुमत से साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वालों के आधे से अधिक, आधे से अधिक, इसको ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। क्या किया जाता है? पारित किया जाता है। जब कभी संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा तो उसकी कार्यवाही किसके अनुसार होगी? लोकसभा के नियमों के अनुसार होगी। और विधेयक को कैसे पारित किया जाता है? तो साधारण विधेयक से, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वालों का आधे से अधिक। इसे भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब इससे भी देते हैं हटा। अब क्या है, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? देखिए अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, देखिए
संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष करते हैं और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में राज्यसभा के उपसभापति करते हैं। सभापति क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं होते। ये बार बार मैं क्यों बोल रही हूँ? ताकि आप लोगों को याद हो जाए। तो चलिए लिख लेते हैं, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर लोकसभा के अध्यक्ष क्या है? अनुपस्थित है, तो फिर कौन करेगा? उपाध्यक्ष। अगर ये भी अनुपस्थित है तो कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति। उपसभापति राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। ठीक है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में और यहाँ उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति। देखिए, ये नहीं है कि अध्यक्ष अनुपस्थित है तो डायरेक्ट राज्यसभा के उपसभापति करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हैं तो फिर कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेंगे। अगर ये दोनों लोग अनुपस्थित हैं तभी कौन करेगा? राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। अगर राज्यसभा के शॉर्ट में लिख देती हूँ, राज्यसभा के सभापति अध्यक्षता नहीं करते क्योंकि वह सदन के क्या होते हैं? सदस्य ही नहीं होते हैं। सदस्य ही नहीं होते हैं। क्या होते हैं? वो सदन के सदस्य ही नहीं होते हैं, इसीलिए वो नहीं करते हैं। तो इसे भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए, अच्छा देखिए, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं किस आर्टिकल के तहत? देखिए, संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं आर्टिकल 108 के तहत, लेकिन आर्टिकल 118 के तहत संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। यानी कि संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है आर्टिकल 108 के तहत, और अध्यक्षता के बारे में किस आर्टिकल में बताया है? तो आर्टिकल 118 के बारे में आर्टिकल 118 में बताया गया है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। लेकिन संयुक्त अधिवेशन के बारे में किस आर्टिकल में बताया है? तो आर्टिकल 108 में बताया गया है कि संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाएंगे। ठीक है। अब हम ये देख लेते हैं कि अब तक संयुक्त अधिवेशन कितनी बार बुलाया जा चुका है। सवाल है कि अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन क्या है? बुलाया गया है। देखिए, तो अब तक जो है, अब तक 3 बार बुलाया गया है। वेट,
यहाँ पे आंसर, यहाँ पे ये क्वेश्चन डाल लीजिए या और यहाँ पे लिखिए आंसर। तो कितनी बार बुलाया गया है? अब तक 3 बार बुलाया गया है, 3 बार बुलाया गया है, 3 बार बुलाया गया है। ठीक है, कब कब बुलाया गया है? तो सबसे पहले देखते हैं कब बुलाया गया था। 1960 से 61 में। किस विधेयक के संबंध में बुलाया गया था? तो किस विधेयक के संबंध में बुलाया गया था? तो बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के संबंध में। ठीक है, किसके लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक के संबंध में बुलाया गया था। अच्छा, तो इस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस समय जो पीएम थे वो कौन थे? नेहरू जी थे, नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि नेहरू जी थे। ठीक है, अच्छा, दूसरी बार कब बुलाया गया था? तो दूसरी बार बुलाया गया था 1978 में। 1978 में किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो बैंकिंग विधेयक के लिए बुलाया गया था। किसके लिए बुलाया गया था? बैंकिंग विधेयक, बैंकिंग विधेयक, बैंकिंग विधेयक के लिए बुलाया गया था। और उस समय के पीएम कौन थे? उस समय के पीएम थे मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। उस समय के पीएम कौन थे? मोरारजी देसाई जी थे। ठीक है, उसके बाद कब बुलाया गया था? एक मिनट, उसके बाद कब बुलाया गया था? तो 2002 में। किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? तो किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? पोटा कानून के तहत के लिए बुलाया गया था। किसके लिए बुलाया गया था? पोटा कानून। इस समय के पीएम कौन थे? इस समय पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है? तो अब तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है। कब कब? तो 1960-61 में बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के संबंध में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो नेहरू जी थे। दूसरी बार बुलाया गया था 1978 में बैंकिंग विधेयक के संबंध में। और उस समय के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी थे। और तीसरी बार बुलाया गया था 2002 में पोटा कानून के लिए। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसे भी आप लोग लिख लीजिए। चलिए, अब इसको भी देते हैं हटा, देना हटा। अब किस पे आते हैं? तो अब आते हैं राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में। कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 111, वीटो शक्ति। आर्टिकल 111 में क्या है? राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में बताया गया है। ये वीटो पावर क्या है? तो देखिए,
ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा क्या है, विधायी शक्ति के रूप में वीटो पावर दिया गया है, ताकि राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित किसी कानून को, अगर कोई कानून जल्दबाजी में लिया गया निर्णय के तहत आया है, तो राष्ट्रपति उसे क्या कर सके, उसे वीटो पावर का यूज करके अधिनियम बनने से रोक सके। नहीं समझ में आया? फिर से सुनो। वीटो पावर क्या है? देखिए, राष्ट्रपति को विधायी शक्ति के रूप में वीटो पावर की शक्ति दी गई है। क्यों दी गई है? ये इसलिए दी गई है ताकि जब कभी भी विधायिका जो है वो क्या करे, जल्दबाजी में कोई निर्णय ले और कोई कानून बना दे। देखिए, कोई भी अगर विधेयक आता है, अगर वो अधिनियम बन गया, तो वो बहुत से लोगों पे क्या करता है, अपना प्रभाव डालता है। इसीलिए ये शक्ति दी गई कि अगर कोई कानून जल्दबाजी में बनाया गया है, अगर वो ठीक नहीं है, तो राष्ट्रपति क्या करें, अपने वीटो पावर का यूज करें, और क्या होगा, इससे वो अधिनियम बनने से रुक जाएगा। और एक और क्या बात कही गई, देखिए, और दूसरा क्या बताया गया है, दूसरा इसलिए दिया गया है कि जब कभी भी सरकार अपने बहुमत का दुरुपयोग करना स्टार्ट कर दे, यानी कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, सरकार अगर बहुमत की बनी है तो बहुमत की सरकार अपने बहुमत का दुरुपयोग कर सकती है कि नहीं कर सकती है? बिल्कुल भी कर सकती है। तो अगर बहुमत की सरकार है और सरकार जो है वो बहुमत का अपने दुरुपयोग कर रही है विधेयक को बनाने में, कानून को लाने में, तब भी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। और वीटो पावर का यूज करके क्या करेंगे, उस विधेयक को अधिनियम बनने से रोक देंगे। ठीक है, यानी कि वो कानून तो बना ही नहीं, जब वो कानून नहीं बना तो वो उसका मतलब ही नहीं रहा। इसलिए ये राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है। लेकिन देखिए, हमारे संविधान में कहीं भी वीटो शक्ति का वर्ड नहीं लिखा गया है, यानी कि वीटो पावर नाम का कोई भी शब्द हमारे संविधान में नहीं लिखा गया है। तो कौन सा शब्द लिखा गया है इसकी जगह पे? निषेधाधिकार शक्ति शब्द का यूज किया गया है। निषेधाधिकार शक्ति शब्द का यूज किया गया है हमारे संविधान में वीटो पावर की जगह पे। ठीक है। अच्छा, अगर वीटो पावर राष्ट्रपति को दिया गया है तो राष्ट्रपति इसके तहत क्या क्या कर सकते हैं? तो देखिए, क्या क्या कर सकते हैं ये भी सुनिए। राष्ट्रपति किसी विधेयक को क्या कर सकते हैं, मंजूरी दे सकते हैं। यानी कि विधेयक आया, राष्ट्रपति ने उस पर सिग्नेचर किया, वो अधिनियम बन गया, राष्ट्रपति कर सकते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति उसको अस्वीकार कर सकते हैं, यानी कि वो विधेयक क्या हुआ, अधिनियम नहीं बना। अगर धन विधेयक नहीं है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब कभी भी राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए विधेयक को भेजेंगे, तब अगर विधायिका वही विधेयक वापस भेज देती है बिना संशोधन के या संशोधन के द्वारा, तो राष्ट्रपति को क्या होगा, राष्ट्रपति अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं। यानी कि अगर पुनर्विचार के लिए भेजा गया है, तो अगर वो दोबारा आता है तो राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी ही पड़ेगी। और उसके बाद राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति ना तो विधेयक को स्वीकृति दे सकते हैं और ना ही अस्वीकृति। यानी कि अगर आप अपने पापा के पास जाएं और पापा से कहे, पापा हम कहीं घूमने जाएं, तो पापा ना तो इस पे हाँ कहें, ना तो इस पे ना कहें, आप क्या होगा, आप संशय में पड़ जाएंगे कि आखिर क्या कहना चाह रहे हैं पापा। पापा तो कुछ बोले ही नहीं, ना पापा ने हाँ बोला है और ना पापा ने ना बोला है। तो इस संशय में आप क्या हो जाएंगे, वो आप घूमने नहीं जा पाएंगे। यानी कि जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपनी स्वीकृति ना तो देते हैं और ना ही स्वीकृति देने से मना करते हैं, यानी कि अस्वीकृति भी नहीं दिए हैं और स्वीकृति भी नहीं दी है, तब ऐसे समय में क्या होता है, विधेयक अगर बहुत ज्यादा टाइम तक राष्ट्रपति ने रख लिया, तो यहाँ राष्ट्रपति किस वीटो पावर का यूज करते हैं, जेबी वीटो का। तो ये विधेयक यहाँ पे अधिनियम नहीं बन पाता है। तो चार चीजों का राष्ट्रपति यूज करते हैं। अब आते हैं
इसे पहले लिख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया वीटो पावर। देखिए, नहीं समझ में आया तो मैं एक साधारण एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। अगर आप अपने पापा के पास गए, ठीक, आपने पापा से बोला कि मुझे जाना है कहीं घूमने, तो पापा के पास क्या पहली शक्ति है, वो आपको बोल सकते हैं ठीक है जाओ, पहला काम ये कर सकते हैं। दूसरा काम मना कर सकते हैं कि नहीं जाना है, ये हो गया दूसरा काम। तीसरा काम पुनर्विचार के लिए वापस भेजना। पापा बोल सकते हैं कि देख लो ये काम है, टाइम हो तो पहले अपना काम कर लो उसके बाद जाओ, तो वो अपना काम करने जाएंगे। अगर बच्चा क्या करे, आके दोबारा पापा से कह दे पापा हमारा काम हो गया है हमें अब जाना है, तो यहाँ क्या होगा, पापा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा हाँ करने के सिवा, तो पापा को अब हाँ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने काम भी कर दिया है। क्या तो बच्चा अगर काम ना भी करे तो भी कोई बात बता दे अगर पापा को, तो पापा क्या होंगे, अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य हो जाएंगे। चौथी शक्ति क्या है पापा के पास, चौथी शक्ति पापा के पास ये है कि अगर आप पापा के पास जाके पूछते हैं कि हमें जाना है घूमने, पापा ना तो इस पे हाँ बोले और ना ही इस पे ना बोले, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या हो रहा है, पापा चाहते क्या है। और इसी चक्कर में क्या होगा, आप घूमने जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। यानी कि यही होता है हमारे विधेयक के साथ। राष्ट्रपति चाहे तो विधेयक को स्वीकृति दे देते हैं, ना चाहे तो स्वीकृति देने से मना भी कर सकते हैं। दूसरा पावर ये हो गया। और तीसरा पावर हो गया ये कि उस विधेयक को क्या सकते हैं, अगर धन विधेयक नहीं है तो उसको पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। और चौथा क्या है कि ना तो उसको अपनी स्वीकृति दें और ना ही अस्वीकृति दे, यानी कि चुपचाप बहुत देर के लिए विधेयक को रख दें। इससे क्या होता है, विधेयक समाप्त हो जाता है। तो अब आते हैं किस पे, राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में लिख लेते हैं, ठीक है। इसको मैंने अच्छे से दिया है समझा, एक मिनट रुक जाइए बस। चलिए अब लेते हैं लिख। आर्टिकल 111 के तहत, देखिए मैं शॉर्ट में लिखती हूँ राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट को मैं राष्ट्रपति को मैं शॉर्ट में लिखा है मैंने, ठीक है। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को विधायी शक्ति के रूप में, किस शक्ति के रूप में, विधायी शक्ति के रूप में वीटो पावर दिया गया है। वीटो शक्ति दी गई है। इसका अर्थ ये है कि, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि राष्ट्रपति विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को वीटो शक्ति लगाकर क्या कर सकते हैं, लगाकर अधिनियम बनने से रोक सकते हैं, रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अधिनियम बनने से रोक सकते हैं, तो इसे आप लोग लिख लीजिए। चलिए अब देते हैं इसको हटा।
अब क्या देखते हैं, वीटो शक्ति का, देखिए वीटो शब्द का, देखिए वीटो शब्द का प्रयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। इसकी जगह पे किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसकी जगह सीधा निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये लिख लीजिए। ये लिखने के बाद आपको क्या लिखना है कि राष्ट्रपति को ये पावर क्यों दी गई है। तो देखिए क्यों दी गई है ये भी हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, क्यों दिया गया है, क्यों दिया गया, तो देखिए क्यों दिया गया है। क्यों दिया गया है? अगर विधायिका किसी कानून को जल्दबाजी में बनाती है, तो राष्ट्रपति देखिए यहाँ पे विधेयक भी कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति वीटो पावर लगा के क्या कर सकते हैं, उसको अधिनियम बनने से रोक सकते हैं, उसको अधिनियम बनने से रोक सकते हैं। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा मैं बोल रही हूँ आप लोग लिख लेना। दूसरा ये है कि अगर विधायिका या अगर सरकार अपने बहुमत का दुरुपयोग करके कोई विधेयक लाती है और उसको पारित करती है, तब भी क्या करेंगे, राष्ट्रपति अपने वीटो शक्ति का यूज करके उसको अधिनियम बनने से रोक देंगे। क्योंकि क्लास हमारी बहुत ज्यादा लंबी होती जा रही है, इसीलिए मैं इसको क्लास को यहीं पे रोकती हूँ। राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में पूरे विस्तार से हम कल की क्लास में देख लेंगे। वहां पे हम क्या क्या देख लेंगे, राष्ट्रपति की पूरे वीटो पावर के बारे में देख लिया जाएगा और अध्यादेश के बारे में देख लिया जाएगा। तो राष्ट्रपति उसके बाद क्या हो जाएंगे, हमारे समाप्त हो जाएंगे। राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं वो हो जाएंगे। तो अभी राष्ट्रपति से संबंध नहीं, आपातकाल की शक्ति बच जाएगी राष्ट्रपति की। ये 123 तक हम लोग पढ़ेंगे अध्यादेश, और उसके बाद क्या बच जाएगा, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लिया जाएगा। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, जितना पढ़े उसको एक बार रिवीजन करवा दें। देखिए हमने क्या पढ़ा है आज, तो हमने बस 2 आर्टिकल भी हमने कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि लिखने में ना टाइम बहुत लग जाता है। देखिए क्या क्या है, हमने पढ़ा संयुक्त अधिवेशन के बारे में। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाते हैं। ठीक है, क्यों बुलाया जाता है, जब कभी साधारण विधेयक को लेके या वित्त विधेयक को लेके दोनों सदनों के मध्य क्या होता है, टकराव की स्थिति होती है, तब राष्ट्रपति क्या करते हैं, संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। उसके बाद धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक को लेकर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुला सकते हैं।
संयुक्त अधिवेशन में जो भी कार्यवाहियां चलती हैं वो किस सदन के नियम के अनुसार चलती हैं, तो लोकसभा के नियम के अनुसार चलती हैं। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, और लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष करते हैं। अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तब राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। सभापति क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो सदन के सदस्य नहीं होते हैं। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, तो 3 बार बुलाया गया है। 1960 से 61 में बुलाया गया था दहेज निरोधक विधेयक के संबंध में, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो नेहरू जी थे। 1978 में दूसरी बार बुलाया गया बैंकिंग विधेयक के संबंध में, और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। और 2002 में पोटा कानून के लिए बुलाया गया था, और उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है, आर्टिकल 118 में। उसके बाद हमने पढ़ा राष्ट्रपति की वीटो पावर के बारे में। आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति को वीटो पावर दिया गया है। ये राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। वीटो शब्द का प्रयोग हमारे संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। उसके जगह पे किस शब्द का प्रयोग किया गया है, निषेधाधिकार शब्द का प्रयोग किया गया है। राष्ट्रपति को वीटो पावर क्यों दी गई, तो वीटो पावर राष्ट्रपति को इसलिए दी गई ताकि जब कभी विधायिका क्या करे, जल्दबाजी में कोई कानून बना दे, या सरकार अपने बहुमत का दुरुपयोग करके कोई कानून बनाना चाहे, तो राष्ट्रपति अपने वीटो पावर का यूज करके उसको अधिनियम बनने से रोक दे। इसलिए राष्ट्रपति को वीटो पावर की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति इसमें क्या करते हैं, अगर कोई विधेयक आता है तो राष्ट्रपति वीटो पावर का यूज करके उसको अधिनियम बनने से रोक देते हैं। तो आज की क्लास आप लोग को कैसी लगी, आप लोग जरूर बताइएगा, और वीटो पावर के बारे में पूरे विस्तार से हम लोग नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ा जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, राधे राधे।